संवैधानिक विकास का। भारतीय संविधान में एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश का संविधान किस प्रकार बना, उस सभी चीज़ों को शुरुआत से लेकर जब हमने हमारा संविधान बनाया तो उस बीच क्या क्या हमने परिवर्तन किए, और लगभग इसी बीच हमने 200 साल जो ब्रिटेन की गुलामी झेली, उन्होंने हमारे देश में आकर क्या परिवर्तन किए, उनसे हमने क्या सीखा, ये पूरा जो टॉपिक है उसको कहा जाता है संवैधानिक विकास। इस संवैधानिक विकास में ब्रिटिश सरकार जो थी उसके प्रावधानों को हमने मुख्यतः शामिल किया, क्योंकि हमने अंततः जो संविधान बनाया वो उसी के अनुरूप बनाना सीखा था। ठीक, अलग अलग समय पर हमारे देश में अलग अलग कंपनियां आती हैं। जैसे अगर बात करें तो 1498 में हमारे यहाँ पुर्तगाली है। ठीक, इसके बाद ब्रिटेन के लोग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए। इसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद 1616 में डेनिस आए, और उसके बाद फ्रांसीसी जो 1664 में हमारे देश में आए। लेकिन इनमें से एकमात्र कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही टिक पाई, बाकी सारे को हार का सामना करना पड़ा और जाना पड़ा देश को। हमारे देश में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग पॉलिसी लागू करी थी। इन पॉलिसियों के आधार पर उसने भारत के लिए ये पूरे जो इतिहास को, हम संवैधानिक इतिहास को या 1947 तक के इतिहास को, ब्रिटेन की जो व्यवस्था तब से जब तक उसने राजनीतिक प्रशासनिक चीज़ों में जब लेकर आई तो 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया। पहली जो बांटी गई उसको कहा जाता है रिंग फेंस नीति। रिंग फेंस नीति हुआ ये था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हम स्वरूप में या ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में देखें तो बक्सर के युद्ध जीतने के बाद 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो चुकी थी। तब से लेकर 1813 तक, मतलब 1765 से 1813 तक की पॉलिसी को रिंग फेंस की पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि अपनी सीमा पर एक ऐसा राज्य बसा लेना जिसको आप दुधारू गाय के रूप में, बफर स्टेट के रूप में प्रयोग करें। दुधारू गाय का मतलब होता है गाय के ऊपर जब भी कभी हाथ फेरा और आप दूध लगा लें जब आपकी इच्छा हो। दिन के 2 बजे लगा, प्यार से बैठे, दूध लगाना, मतलब जब आपकी इच्छा हुई तब उसका इस्तेमाल किया। घर की मुर्गी दाल बराबर वाले राज्य। और एक तरीके से देश के राज्यों के प्रति अपनी विश्वासवादिता पर आधारित इस पॉलिसी को लागू किया। इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे ये भारत का क्षेत्र है और भारतीय क्षेत्रों में उन्हें अपना अगर विकास करना है तो मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश राज्य है। अब मध्य प्रदेश राज्य और ये छत्तीसगढ़ राज्य लगा हुआ है, ये सीमा अंतर हो। अब पहले ये एक ही थे, अलग अलग। मान लीजिए कि ये अंग्रेजों के अधीन है, तो अंग्रेज कभी नहीं चाहेंगे कि ये राज्य शक्तिशाली हो। छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए? कमजोर, क्योंकि कमजोर राष्ट्र, कमजोर राज्य आपके ऊपर कभी भी कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन आप उसका शोषण भले ही कर सकते। तो जो बाजू वाला राज्य होगा, सपोज मान लीजिए कि तेलंगाना राज्य को इसके ऊपर आक्रमण करना होगा, ठीक, या उड़ीसा को आक्रमण करना होगा, तो पहले किसकी सीमा पर आक्रमण करेगा? छत्तीसगढ़। डायरेक्टली मध्य प्रदेश पर तो आक्रमण करेगा। या इधर उत्तर प्रदेश राज्य को अपना बना ले, इधर अपने, मतलब अपने चारों तरफ के राज्यों को क्या कर ले, एक ऐसा रिंग बना डाले जो सारे कैसे बन जाए, सारे अपने आप में कमजोर बन जाए। इस पॉलिसी को लागू किया और इसी पॉलिसी को नाम दिया गया रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक। दूसरा जो रहा, अधीनस्थ पार्थक की नीति लागू की अंग्रेजों ने।
जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने 1813 में इस बात को स्वीकार लिया था तृतीय चार्टर एक्ट के अधीन कि अब भारत में सत्ता का विस्तार करना हमारा, क्रमिक रूप से विस्तार करना हमारा काम है। और लगभग पूरे भारत में अब कब्जा कर चुके थे 1813 के आसपास ये। लेकिन 1857 की क्रांति से पहले तक की जो स्थिति रही, जिसमें 1858 में महारानी की घोषणा जब आई, तो वहाँ से पॉलिसी चेंज की। जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति ये थी कि जो देसी रियासतें हैं उनको कहीं ना कहीं कमजोर करना। जैसे साहेब संधि प्रणाली जो थी 1799 से ही शुरू कर दी थी, तो उस पॉलिसी को जो व्यवस्थित स्वरूप में लेकर आए, उसमें किसी भी राज्य को शक्तिहीन बना देना, शक्तिविहीन बना देना। और जब शक्तिविहीन राज्य हो जाएगा तो आपका विरोध करेगा कैसे? सीधी सी बात है कि आपने एक उदाहरण सुना होगा कि इस रेखा को छोटी करना हो बिना टच किए तो उससे बड़ी रेखा खींच दो, काम खत्म। मतलब अपने पड़ोसी राज्य को क्या कर दो, आप इतना कमजोर कर दो कि वो आपसे आगे कभी नहीं बढ़े। लंगड़ा लूला बना देने की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, जिसके अंतर्गत इन्होंने इसको जितने भी राज्य थे उनको शामिल किया। तीसरी जो पॉलिसी आई वो अधीनस्थ संघ की नीति को लागू किया। अधीनस्थ संघ की नीति जो थी वो थोड़ी सी 1935 में जाकर एक संघ बना था भारत का, जो देसी राज्यों और रियासतों को मिलाकर बनाया गया। तो ये जो पॉलिसी थी अधीनस्थ पार्थक्य की, ये 1813 में शुरू हुई थी। और 1813 से जब चार्टर एक्ट था तो उसी में प्रावधान के अंतर्गत 1858 तक इसी पॉलिसी का पालन किया। हालांकि 1854 में ही डलहौजी ने शुरू कर दिया था मिलाना, हड़पना भी शुरू कर दिया और युद्ध से भी मिलाना। जिस शासक में दम हो वो रोक के बता दें, क्योंकि इस बात की पहले ही पुष्टि हो चुकी थी 1764 में ही बक्सर के युद्ध में कि भारत में शासन अब कौन नहीं करेगा। उसी आधार पर 1858 से 1835 के रूप में एक नई पॉलिसी लेकर आए, अधीनस्थ संघ। जो अधीनस्थ संघ की पॉलिसी है वो 1858 में महारानी की जब घोषणा आई उससे लेकर 1935 तक के प्रावधान इसमें आते हैं। ब्रिटिश सरकार 1600 में हमारे यहाँ देश में कंपनी आ गई थी और 1947 तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स रहे, चाहे डायरेक्टली शासन में नहीं रही। शुरुआत में हम व्यापारी कह सकते हैं, बाद में प्रशासनिक बने थे। कोई भी काम बिना नियम कानून के कभी नहीं किया, इलीगल आधार पर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। हर एक छोटे बड़े काम के लिए उन्होंने क्या किया, एक नया कानून पारित किया। और जो क्रमिक रूप से हमारा संवैधानिक विकास दिखाई देता है वो इन्हीं पॉलिसियों की देन थी। इसमें क्या होता था, देसी रियासतों की स्थिति जो सरकार के अधीन कर ली जाए और जितनी भी रियासतें इनके अधीन आई है या देसी रियासतें हैं उन सभी को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया। ये संघ का सपना 1935 में इन्होंने पूरा किया। ब्रिटिश सरकार ने जिन जिन पर कब्जा कर लिया वो सारे मिला लिए, जो कमिश्नरी व्यवस्था थी वो इसके अंतर्गत शामिल कर ली। और 1935 में ही ये कह दिया गया कि रियासतें भी आ सकती हैं। हालांकि हमारे देश में जब आज़ाद हुए तो रियासतों की संख्या करीब 600 के आसपास थी, कुछ पाकिस्तान में चली गई, 542 रियासतें हमारे देश में बच गई। ऐसी स्थिति में 25-25 ग्राम की रियासतें भी शामिल थी जो ब्रिटिश सरकार अधीन करना चाह रही थी, लेकिन कई रियासतें शामिल नहीं हुई। भारतीय इतिहास में ऐसी वीरगाथाओं से पड़ा हुआ इतिहास है जिसमें कई सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें अपनी वीरता के साथ लड़े, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा राजा रजवाड़ों ने। तो इसमें क्या हुआ कि एक संघ बनाया गया और इसी संघ में 1935 में एक संविधान भी बनाया गया जिसमें 321 अनुच्छेद बना दिए गए। इसी का 70% 1935 के संविधान का हमने हमारे संविधान में कॉपी और पेस्ट कर दिया। इसी वजह से नाम हमारे संविधान को दिया गया है उधार का संविधान। 60 देशों का संविधान हमने शामिल किया और उसमें से भी हमने 70% 1935 के अधिनियम को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। इस प्रणाली में कहीं ना कहीं देख रही। चौथी जो प्रणाली रही वो समान संघ नीति रही 1935 से 1947। समान संघ नीति
1935 टू 1947। समान संघ नीति मतलब देशी रियासतों को समान रूप से रखना है, उनको कोई चोट ना पहुंचे क्योंकि अपना समर्थन बनाकर रखना है। और कुल मिलाकर जो डोमिनियन स्टेट है वो बनाना किसको, भारत, और डोमिनियन राष्ट्र के रूप में ही रखना। इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई राज्य डोमिनियन बन जाएगा तो उस डोमिनियन के अंतर्गत नाम मात्र की ही सही है, लेकिन अधीनता किसकी, अधीनता तो किसी और देश की। मतलब गुलामी आपकी बनी रहेगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, वैसी अवस्था को रखा। इससे किसी भी राज्य को यह हानि ना हो, ये फील कभी ना हो कि हम गुलाम। इस व्यवस्था के स्वरूप में समान संघ की नीति रखी और इसी बीच हमारे संविधान का विकास हुआ है, इन नीतियों के बीच। और ये नीति जब आप पूरा संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तब आपको ये चारों नीतियां समझ में आएंगी कि एक्चुअल में जो इनके बीच आने वाले प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, क्लियर? जो भी प्रावधान आएंगे 1765 से 1813 के बीच, उसमें आपको ऐसा दिखाई देगा उन नीतियों में कि आप वो क्या करना चाह रहे हैं, अपने रिंग फेंस की पॉलिसी, मतलब आसपास के राज्यों को कमजोर करना चाह रहे हैं। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। दूसरे में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति में हमेशा से ये लगेगा कि ब्रिटिश सरकार विकास तो करना चाह रही है लेकिन कैसा, अपने अधीन सबको ले आओ। अधीनस्थ संघ का मतलब हमें एक ऐसा संघ बना दे जिसमें सब शामिल हो जाएंगे, और सब शामिल हो जाएंगे तो उससे बाहर कोई जा नहीं पाएगा। और फिर जब समान संघ नीति मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम निकल कर आए, जब प्रेशर बना, तो हम ब्रिटिश सरकार ये कहने लगी कि आप क्या ले लो, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट ले लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। हमारे देश में एक बड़ी विडंबना की रही कि 1929 तक आजाद भारत की बात किसी ने की ही नहीं। ठीक, सिर्फ स्वशासन की बात हम करते रहे, डोमिनियन स्टेट की बात करते रहे। आज़ादी की बात 1929 की कहानी से जरूर होती है और उसके बाद फिर हम आज़ाद भारत की बात करने लगे। लेकिन 1930 1940 तक जाते जाते एक भारत की बात नहीं, अब दो भारत की बात होने लगी थी, एक भारत और एक पाकिस्तान। अंततः इसी का परिणाम भी यही हुआ कि एक भारत के रूप में आज़ाद हुआ एक टुकड़ा, और एक उसी क्षेत्र का पाकिस्तान के रूप में आज़ाद हुआ। दो देश बने और हर देश का एक अपना संवैधानिक स्वरूप है। हमें हमारे देश के संवैधानिक स्वरूप और संविधान के प्रति जो चीज़ें हैं उसी को हमें पढ़ना है। और संविधान एक ऐसा विषय है जो जरूरी नहीं कि एक पढ़ाई बस के लिए है, आपके अधिकार, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपको जीवन भर उसी के बीच रहना है। संविधान से कभी भी आप भाग कर नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं आपके अधिकार और आपकी बातों को आप संविधान से ही सीखते हैं, वही हमारा है संविधान। अब संवैधानिक विकास के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार जब भारत में नहीं आई थी, हम वहाँ से शुरू करते हैं, और ब्रिटिश सरकार जब छोड़ के चली गई तो वहाँ तक की चीज़ों को हम संवैधानिक विकास में शामिल करते हैं। शुरुआत होती है एक प्रसिद्ध नाम ईस्ट इंडिया कंपनी से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 31 दिसंबर 1947 को सरकार ने एक तरीके से एक प्राइवेट संस्था को नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। हुआ ये था कि इसका हेडक्वार्टर लंदन में था और ये दो प्राइवेट व्यक्ति थे। एक था जॉर्ज वॉट और दूसरा था जॉर्ज वाइट। जॉर्ज वॉट और जॉर्ज वाइट, इन दो व्यक्तियों की कंपनी थी और ये विदेश में व्यापार करना चाहते थे। तो इन्होंने जो डिमांड करी थी कि हमको भारत व्यापार करने भेजा जाए। अब भारत व्यापार करने भेजा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत ही क्यों, और भी देश हो सकते थे। हालांकि उन्होंने ईस्ट का नाम लिया था, ईस्ट मतलब भारत और उसके अलावा जो देश हैं उनमें हमें व्यापार करना है। ठीक, ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाएगा तो पूर्व की तरफ जो दिशा के स्वरूप में
तो ईस्ट की तरफ भारत ही दिखाई देता है। आपको भी पता है कि भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया, लेकिन ये कहानी 1450 के आसपास से शुरू हुई। देश में लगभग सल्तनत काल का अंत और मुगल काल की शुरुआत के बीच भारत एक ऐसी अवस्था में था कि गजनवी के आक्रमण इससे पहले जो हुए थे, लूटने के बाद भी भारत में अभी भी संपन्नता थी, कंगाल नहीं हुआ था। भारत से ही लगा हुआ ये हिस्सा जो है वो आपको मिलेगा मध्य एशिया का, और यही एक स्थान मिलेगा तुर्की या टर्की, इधर कोने पे बिल्कुल इधर। और जो टर्की है वो मेडिटेरियन सी से ऐसा लगा हुआ क्षेत्र है, ये मेडिटेरियन सी क्षेत्र भूमध्य सागर। इसमें एक मार्ग जाता था, यही एक क्षेत्र था इस्तांबुल। इस्तांबुल के जो पुराना नाम है वो है कुस्तुंतुनिया। तो उस पर अधिकार हो गया था तुर्कों का, कुस्तुंतुनिया। ठीक, ये जो क्षेत्र था, ये मार्ग जो था, ये यूरोप को जोड़ता था। और यूरोप के मार्ग में आज से नहीं, मौर्यों के काल से ही ये मार्ग जुड़े हुए थे। कहाँ? यूरोप में। और यूरोप हमारा व्यापार चलता था कुस्तुंतुनिया से। लेकिन जब यहाँ तुर्कों का अधिकार हुआ, लगभग इस मार्ग के अधिकार हुआ, तो ये पूर्णतः रोक दिया गया। और जब मार्ग रुक गया तो भारत में दो चीजों की बड़ी डिमांड थी भारत की। एक था मसाला और दूसरा था कपड़ा। सौभाग्य से दुनिया में सबसे पहले कपास भी उत्पादित हमारी ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। अब ये मसाला क्यों? क्या ब्रिटेन में मसाला संभव नहीं था या दुनिया में और जगह मसाला संभव नहीं था? हमारे यहाँ यवन प्रियका और काली मिर्च बहुत पहले से प्रसिद्ध रही। ब्रिटेन में हुआ ये था कि वहाँ के लोग अधिकांशतः उस समय, और उत्तरी क्षेत्र के लोग मांस को प्रिजर्व कर कर रखते थे और उसको अधिकांश समय खाने के लिए प्रयोग में लाते थे। तो उस मसाले को और जगह पर क्या करते थे कि मीट में या जो मांस है उसमें लपेट कर रख देते थे। तो उसकी जो प्रिजर्व होने के दिन थे वो करीब 3 से 4 महीने तक वो ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा जा सकता ठंडे क्षेत्र में। जैसे आज मैट डायरेक्टली जैसे आते हैं बने बने, वैसे इसी भुनो और नॉनवेज बन जाएगा। ठीक वैसी स्थिति के मसाले हमारे यहाँ पर थे जो दुनिया भर में मसाले विख्यात थे। तो इस मसाले की डिमांड काफ़ी थी क्योंकि ये यूरोप में वहाँ हर घर में आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा था कपड़ा। हमारे यहाँ रेशम का कपड़ा और सूती कपड़ा। रेशम की सौभाग्य से हमारे यहाँ जो 4 किस्में हैं जो दुनिया भर में ज्ञात हैं, वो चारों की 4 किस्म पाए जाने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है, बाकी आज भी कहीं नहीं पाई जाती। और दूसरा था सूती कपड़ा जो हाथों से चुना जाता था, जो सफ़ेद कलर का होता था और बहुत सॉफ्ट होता था। ये कहा जाता है कि 1 मीटर कपड़ा भी एक चीटी उंगली में आप दबा कर ले जा सकते थे, इतना बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा था जो वहाँ उच्च वर्ग पहनता था। और उस उच्च वर्ग को आदत हो गई थी यहाँ का कपड़ा पहनने की, महंगे दामों में बिकता था। जब ये मार्ग बंद हुआ तो अब समस्या हो गई कि अब करें। फिर भी व्यक्ति अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है, इसके कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढ लिए। असली बात यह है कि 1450 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो 25 ग्राम लोग कितना मशीन बनाएगी और कितने मशीन का उपयोग होगा। भाई आपके पास चाहे कितने ही पैसा हो जाए, दिन भर में हर घंटे जींस तो बदलेंगे नहीं। एक जींस सुबह से शाम तक पहनेंगे, मिनिमम इतना हो। वो अलग बात है कि जो टोटल खलियर हो वो आदमी दिन भर ऐसा कर सकता है, लेकिन जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो तो ऐसा नहीं कर सकता। और आप एक दिन ऐसा कर सकते हैं, रोज रोज नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी काम कब करेंगे। तो जब वहाँ पर उद्योग स्थापित हुए तो उद्योगों में जब अधिशेष ज़्यादा बचने लगा तो उसको खपाने के लिए देखने लगे। और उस समय से भी भारत में देखो एक ही चीज़ की कमी नहीं हुई, उसका नाम है जनसंख्या। तब भी परिपूर्ण था
इतने युद्ध हो गए, इतनी बीमारी आ गई, इतना कुछ हो जाए, अभी भी कोरोना कितने ही कुछ हो जाए तब भी हमारी जनसंख्या को हिला नहीं पाया। ये वरदान है भारत में कि एक चीज़ की कभी कमी नहीं होने देंगे, ठीक, उसका नाम है जनसंख्या। वो कभी कम हुई, और आज भी जो जितने देश हमें प्यार से लेकर चलते हैं, तो इसलिए नहीं कि भारत को विशेष, भारत की विशेषता ये है कि हम बहुत बड़े मार्केट, और हमें कैप्चर कर लेना मतलब 2 4 10 देशों को कैप्चर कर लेना, ठीक। इस वजह से हमें अकेला यूपी बिहार ही हुआ अपने आप में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस स्थिति में कैप्चर कर चलना ऐसा माना जाता है। व्यापारी लोगों के लिए भाई सीधा सा एक उसूल है, पैसा निकल के आना चाहिए, कोई मतलब कैसे निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये नहीं देखा जाता। अब हुआ क्या कि यूरोप में ऐसे कुछ देश हुए, पुर्तगाल और बाकी सारे देश, जिन्होंने डिमांड शुरू कर दी कि हमें नए नए उपनिवेश बनाने, इसलिए बनाने क्योंकि हमारा माल खपाना है। व्यापारी, सारे व्यापारी उमड़ गए और यूरोप में हर देश में होड़ मच गई। धीरे धीरे उपनिवेश बनाने के लिए अपनी अपनी व्यापारिक कंपनियों को अलग अलग जगह, अलग अलग दिशाओं में भेजा जाने लगा, और भारत भी उनमें में से एक रहा ऐसा जहाँ ढूंढा। लेकिन भारत को ढूंढने में भी थोड़ी सी समस्या थी। जब भारत को ढूंढने के लिए पुर्तगाल ने शुरुआत करी तो 1492 में एक व्यक्ति थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस जो थे वो ढूंढते ढूंढते इंडिया को ढूंढने निकले थे। पहुंच गए कहाँ? अमेरिका। अमेरिका के जो बाहरी क्षेत्र है, नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में, कनाडा अमेरिका वाला हिस्सा, उसमें कुछ टापू क्षेत्र थे, वहीं पर पहुंच गए। इन्होंने मान लिया कि बस हमने इंडिया ढूंढ लिया। लेकिन वह निर्जनता जब दिखाई दी तो इनको लगा कि नहीं, ये इंडिया नहीं है। इन्होंने शुरुआत में इसको न्यू इंडिया नाम दिया। बाद में एक यात्री पहुंचे अमेरिगो वेस्पुसी, और अमेरिगो वेस्पुसी जब यहाँ पहुंचे तो इन्होंने इसका सही तरीके से निरीक्षण किया और ये बताया कि ये एक निर्जन क्षेत्र है। तब जाकर इसका नाम पड़ा अमेरिका। लेकिन ब्रिटेन को उपनिवेश चाहिए थे, जैसे पंडित जी को कोई मतलब वर भरे दक्षिणा से मतलब, ठीक वैसी ही स्थिति थी किसकी? अंग्रेजों की। उन्होंने क्या किया कि जो मिले वहीं से ब्रिटिशर्स ने जल्दी से यहाँ पर अपनी कंपनियों को भेजा और कब्जा करवाया। यहाँ रहने वाले जो रेड इंडियंस थे उनको यहाँ से हटाया गया और अंततः कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अब यहाँ कुछ साधन तो है नहीं, हम फैक्ट्री क्यों स्थापित करें, तो एक काम करें, हमारे अधीन रखने के लिए हम हमारे नागरिकों को भेज दें। लेकिन कैसे नागरिकों को भेजेंगे? जो सजा हो, जिनको चोर उचक्के बदमाश जितने होंगे उनको सजा के रूप में भेज दिया जाएगा। कहाँ? ब्रिटेन में। और जब ब्रिटेन भेज दिया जाएगा तो अपने हिसाब से फिर वहाँ कार्य करते रहेंगे। और आप जानते ही हैं कि चोर उचक्के बदमाश का दिमाग बहुत तेज चलता है। उन्होंने उस संसाधन को उस अवसर के रूप में लिया और अंततः 1776 में जाके अमेरिका ने ये कहा कि ब्रिटेन को हम नहीं जानते। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अंततः एक देश उभर कर आ गया और ब्रिटेन को युद्ध में हरा दिया। ये शर्म की बात ब्रिटेन के लिए, क्योंकि उस समय ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। और कहा जाता है कि समुद्र में तो उसको हराना बड़ा मुश्किल था। फ्रांस और कई सारे देश ऐसा प्रयास कर चुके थे, लेकिन हारा नहीं कभी। तो ऐसी जगह पर हार जाना, क्योंकि हल्के में ले लिया, और हल्के में ले लिया तो अपने ही देश के नागरिक से हारे, तीसरे से कह दिया कि आंतरिक गृह युद्ध। अमेरिका से कहा कि ठीक है आज़ाद होना हो जाओ, लेकिन डोमिनियन हो, अगर नहीं हम तो स्वतंत्र होंगे। 1776 में अंततः एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और एक संविधान सभा का गठन कर 89 तक जाते जाते अपना एक संविधान बना डाला और उस संविधान को लागू कर दिया, एक अलग राष्ट्र बना। ऐसे ही हुआ 1498 में एक व्यक्ति था वास्को डी गामा। इससे पहले भी बार्थोलोमेओ डियाज और जमाने भर के जो व्यक्ति थे वो भारत पहुंचने के लिए प्रयास कर चुके थे। साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप जो है वहीं पहुंचे और अब्दुल मनीक जो थे उन्होंने रास्ता बताया। अंततः इनको केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1499 में पहुंचाया। पहली बार भारत की खोज हुई। कई लोग जब ये यहाँ आए तो एक शासक थे जमुरीन ने इनका खूब स्वागत किया, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी जाती। खूब मेहमान नवाजी हुई, उनको भी अच्छा लगा, ऐसे लोग होने चाहिए।
इन्होंने यहाँ से माल ले गए, अपने जहाज में जितना अवेंटे बना निकल ली। ये कहा जाता है अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें हैं। इन्होंने 20 गुना लाभ पर अपने माल को बेचा। कई जगह 100 गुना लाभ करते हैं, लेकिन 20 गुना लाभ वास्तविकता में मिलता है कि इन्होंने बेचा। अब धीरे धीरे फिर कंपनियों ने अपना शुरुआत करी और 31 दिसंबर 1600 की स्थिति आ गई। लेकिन भारत इस समय इतना कमजोर नहीं था। 31 दिसंबर का दिन 1600 को भारत का शासक था अकबर, और महान शासकों में से गिना जाता है अकबर। आते ही कब्जा कर लेंगे ऐसा तो संभव था नहीं, क्योंकि भारत के बारे में पता था कि यहाँ शासक हैं। शुरुआत में जब ये आया तो इनको कुछ सुविधाएं प्राप्त नहीं। इनको 15 साल के व्यापार के लिए 24 + 1 सदस्य सहित 25 सदस्यों सहित कंपनी को भेजा गया, जिसमें एक गवर्नर भेजा गया था कि जो सब कुछ चलायमान रखेगा। और अंततः जब ये पहुंचे तो सूरत में जाकर 1615 में जाकर इनका ठिकाना पड़ा। जब अनुमति मिली तो शुरुआत में इनको 1600 से लेकर 1605, 1616, अंततः 1605 में जब मृत्यु होगी तो जहांगीर इनका लड़का था अकबर का, और जहांगीर के दरबार में तमसरो और जमाने भर के जो पहुंचे उन्होंने अनुमति अंततः 1616 में जाकर प्राप्त की। अंग्रेजों को जब 1616 में अनुमति मिली तो सूरत में अपना ठिकाना और जमाने भर में अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं कि आते ही कब्जा कर लिया, धीरे 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 व्यापारिक कोठियां किराए पर देनी शुरू करी। शुरुआत में बहुत सच्चे ईमानदार स्वरूप में इन्होंने व्यापार किया, भारत को इसका लाभ भी मिला। पुर्तगाली जो थे उन्होंने पहले ब्लू वाटर पॉलिसी भी लागू कर दी थी। इस क्षेत्र से निकलने वाले जहाज़ों पर ये टैक्स लेने शुरू कर दिए। कई अलोकप्रियता का कार्य इन्होंने किया, और अलोकप्रियता के कार्य के रूप में ये जो थे वो कई जगह पर ऐसा माना गया कि इन्होंने अपना कार्य करते रहे, लेकिन कई जगह ऐसे कार्य किए जो कहीं ना कहीं भारतीयों से मन से उतर चुके थे। ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भारतीयों को ये लगे कि हमारे दुश्मन। अंततः 1600 के राजलेख के हिसाब से भारत ये जब पहुंचे तो यही 2 लोग की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत पहुंच गई। जब ये पहुंची तो पहुंचते से भारत पर कब्जा नहीं हुआ। करीब करीब 100 साल बाद, 125 साल बाद 1726 में इन्होंने पहला राजलेख भेजा। कोई भी कंपनी जब 100 साल रह जाती है तो ही कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, इनको भी मिला। हुआ ही क्या था, 1707 में मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की, और भारतीय जो थे वो कुत्तों की तरह लड़ रहे थे एक दूसरे से, एक दूसरे की टांग पकड़ खींच रहे हैं। अंग्रेजों को लगा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। उत्तर मुगल शासक नाम से ही मोहम्मद शाह रंगीला हो रहे थे, ठीक, साहिब खबर और जमाने भर के हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को जब देखा इनको लगा कि ये फायदा है, इसका उठा लेना चाहिए। हुआ भी यही कि धीरे धीरे 1717 में इन्होंने एक फरमान जारी करा लिया फर्रुखसियर से, और फर्रुखसियर से फरमान जारी ये करा लिया कि ये जो लोग हैं इनकी टकसाल के जो बम्बई टकसाल है, मतलब ये इनने अब तक 1717 तक जाते जाते 3 अपनी व्यापारिक कोठी खोल ली थी, जिनको प्रेसिडेंसी कहते हैं। एक कलकत्ता, दूसरी थी मद्रास में, और तीसरी जो थी वो थी बम्बई। ऐसी 3 प्रेसिडेंसियां एस्टेब्लिश हो चुकी थी, और तीनों प्रेसिडेंसी के अपने अपने गवर्नर भी एस्टेब्लिश कर चुके। 1717 के फरमान में बम्बई टकसाल को यह अधिकार मिल चुका कि इसके द्वारा ढले गए सिक्के पूरे भारत में जारी हो जाएंगे। मतलब अब मुद्रा किसके नाम की चल रही थी, एक शासक के नाम की और एक इनके नाम की। दूसरा, इनके द्वारा इनको शुल्क मुक्त व्यापार करने की भी छूट मिल गई। अब जब शुल्क मुक्त व्यापार करने की छूट मिलेगी तो भैया सीधी सी बात है कि व्यापारी आदमी तो जितना हो सकेगा अवैधना शुरू करेगा, वो उसकी गलती थोड़ी। अंततः यही व्यवस्था चलते चलते धीरे 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 इनको हाथ कुछ चीजें लगनी शुरू हो गई। 1726 में जब ब्रिटेन से एक राजलेख आया कि भैया बहुत दिन हो गए हैं, आपकी खबर ले लें कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है,
तो ने कहा कि जो प्रेसिडेंसी आपने स्टैब्लिश कर रखी है वहाँ राज्यपाल का शासन होगा, इस बात को गवर्नर का शासन होगा, इस बात को याद रखना। और गवर्नर को ये भी अधिकार दे दिया गया कि अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में क्या करेंगे, वो कानून बना सकते हैं। मतलब 3 गवर्नर भारत में होंगे और तीनों को अपने अपने क्षेत्र में क्या होगा, कानून बनाने की स्वतंत्रता होगी। अब तीनों स्वतंत्र हो, तीनों को एक अधिकार मिल गया और तीनों फिर अपने अपने हिसाब से कानून बनाने लगे। जब ये कानून बनाने लगे तो इस समय तक जाते जाते ये इंग्लैंड से कानून आते थे, इससे पहले जो इंग्लैंड ने कह दिया वही कानून मान्य होता था। अब आगे चलकर एक पक्ष ये भी हुआ कि 1717 की कमी को आगे चलकर इन्होंने टटोला और 1757 में एक ऐसा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद हुआ ये कि प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। फिर भारतीयों ने कहा कि अब की बार तो हम तैयारी कर कर आए नहीं थे, अगली बार मिलेंगे, अगली बार पूरा जोर लगा लेंगे, एग्जाम निकाल कर रहेंगे। पता था कि भारतीय पढ़ नहीं रहे, बस जोर लगा रहे हैं पढ़ने पर कि कैसा पढ़ रहे हैं। 1764 में हुआ भी यही कि अवध, इसके अलावा बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह, ये तीनों मिलकर 1764 के बक्सर के युद्ध में पहुंच गए। भारत की एक बड़ी सी सेना और यहाँ मात्र 10-12 हज़ार की सेना, 1 लाख की सेना के आसपास 10-12 हज़ार की सेना अपना काम करने वाली थी। इसके बाद भी अब रजनीकांत स्टाइल में लड़ने का प्रयास कर रहे थे कौन, भारतीय। उधर से चल रही गोली ये ऐसे खींच कर उसको ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसा तो संभव था नहीं, सब तो रजनीकांत संभव नहीं थी। अंततः इतनी बड़ी सेना वही घोड़े हाथी में बैठकर अंततः हार गई। और जब हारने के बाद भारत में डिसाइड हो गया कि अब भारत में शासन कौन नहीं करेगा, और अंततः 1765 में इसी का फायदा उठाकर एक संधि ले ली, संधि हो गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास होगा। अब बंगाल का मतलब पूरा, उस समय पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, लगभग उड़ीसा, लगभग झारखंड, बिहार, इतने बड़े क्षेत्र को कहा जाता था बंगाल। और जब इतना बड़ा क्षेत्र हाथ लग जाएगा तो हो गया काम। दूसरा ये फायदा हुआ कि उधर मद्रास दक्षिण में लग गया। अब मद्रास मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र, और कुछ एक कर्नाटक का भी अडवा रखा था, तो पूरा वो क्षेत्र हाथ लग गया। तीसरा था बंबई। गेराल्ड ऑंगियार एक जो व्यक्ति हुए, उन्होंने बंबई की स्थापना करी। ऑंगियार ने बंबई में एक तरीके से उस समय देखे तो बंबई के अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्र, बंबई प्रांत की जब बात करें तो संपूर्ण महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत उस समय आते थे। कुछ एक क्षेत्र गुजरात के पर अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया और कुछ महाराष्ट्र के। अब अंततः बंगाल के गवर्नर को टैक्स वसूलना था तो उनको कुछ पावर देने की जरूरी थी। इसी आधार पर एक 1726 के बाद काफी समय बाद एक एक्ट भेजा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब ये होता है किस तरीके से रूल्स लागू किए जाएंगे। वो एक्ट अधिकांश किताबों में शुरुआत यहीं से होती है, इससे पहले की पृष्ठभूमि नहीं मिल पाती है, ये दिक्कत होती है। और डायरेक्टली यहाँ से होता है तो हमें ये नहीं पता होता है कि कब ये प्रेसिडेंसी बनी है और कब उन प्रेसिडेंसी में गवर्नर का शासन। ठीक, जब गवर्नर के रूप में देखें तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो यहाँ का शासन प्रणाली चला रहे थे। इन सब प्रशासन प्रणाली में कहीं ना कहीं इनका ही अधिकार में वृद्धि भी हुआ। अगला हम आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट।